हेलो फ्रेंड एंड स्टूडेंट, आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। काफ़ी समय बाद अपनी वीडियो अपलोड हो रही है और यहाँ से आगे कंटिन्यू वीडियो अपलोड होती रहेंगी। आप बने रहें आर के टीचर बेस्ट के साथ में, और आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ मैं। पिछले सत्र में भी आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो लेकर आया था जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था, और ज़्यादातर हमारे देखने वाले जो दर्शक हैं उन्होंने काफ़ी लाइक किए थे, क्योंकि और कमेंट्स में भी कुछ स्टूडेंटों ने अपने मार्क्स भेजे थे इस सत्र में, जो पिछले सत्र की वीडियो देख करके उन्होंने बताए थे। तो देखते हैं आज का एक नया टॉपिक। और अक्टूबर के बाद में, इसी अक्टूबर से आपके लिए कंटिन्यू वीडियो चालू होती रहेंगी। कंटिन्यू आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर कोई समस्या आती है आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। तो आज देखते हैं हम कारकों के सूत्र, कारक सूत्र। तो कारक सूत्रों को हम पढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स में। और सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स में हमने जो भी वीडियो पढ़ी, तो मैं पुरानी वीडियो को डिलीट कर चुका हूँ अपने चैनल से। आप अब जितनी भी वीडियो देखेंगे पिछली ट्रिक्स से भी काफ़ी बेहतर ट्रिक्स और काफ़ी ट्रिक्स में बदलाव कर दिया आपके बाद, जिससे आपके लिए कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो इसमें विभक्ति होती है हमारे साथ, हम जानते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस चीज़ों को तो हम जानते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कारकों के सूत्र। तो प्रथमा जो विभक्ति होती है उसका एक ही सूत्र है केवल। और प्रथमा में क्या होता है देख लें आप। प्रथमा विभक्ति, वीडियो को आप रोक कर के भी, और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रथमा विभक्ति, इसका एक ही सूत्र है, प्रातिपदी कार्यार्थे, प्रातिपदी कार्यार्थ, लिंग परिणाम, वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। तो ये है जो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। केवल एक ही सूत्र पढ़ा जाता है प्रथमा विभक्ति में। तो प्रातिपादिक कार्यार्थ, लिंग परिणाम, वचन मात्रे प्रथमा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ प्रथमा विभक्ति में कि यदि और कोई विभक्ति नहीं आए, केवल प्रथमा का ही बोध कराए ने के द्वारा, जैसे कर्ता ने प्रथमा का ही बोध कराए, और उसमें लिंग में प्रथमा विभक्ति लगती है। परिणाम अगर कोई दर्शाया जाए उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वचन अगर दर्शाया जाए उसमें, और अगर कोई मात्रा दिखाई जाए तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन शर्त इसमें एक होती है कि और कोई भी विभक्ति ना हो। ठीक है, बाकी विभक्ति हैं उनके हम जो फिक्स सूत्र हैं उनको हम पढ़ेंगे। पहले ये आप देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके लिख भी सकते हैं। इसके बाद में नए नए टॉपिक्स आएंगे, और जो हमारा महत्वपूर्ण महीना होता है जनवरी और फरवरी का, उसमें ज़्यादातर हमारे आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ज़्यादातर हमारे जनवरी फरवरी में बहुत अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं। ज़्यादातर हम लाइव चलते हैं, उस समय लाइव से काफ़ी हमारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। और ये जो मैं आज सूत्र करा रहा हूँ सभी तरह के कक्षा 10th से लेकर के और कोई भी आरपीएससी तक की कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे सूत्र हैं। तो ये आपने देख लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अगले हम सूत्र करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे, एक साथ ही करेंगे। यहाँ हम एक सारणी बना लेते हैं। इधर ले लेते हैं हम विभक्ति ले लेते हैं इधर, और विभक्ति के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर सूत्र लेने के बाद में इधर ले लेते हैं हम विवेचन। तो विवेचन में क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम पहचान करते हैं, ये होता है विवेचन। तो इस तरीका से हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति में द्वितीय विभक्ति लेते हैं।
द्वितीया, द्वितीय विभक्ति ले ली हमने। द्वितीय विभक्ति में हम सूत्र देखते हैं। नंबर एक में ले लिया हमने अव्यय, अव्यय, परितय, परितय, समया, नेक्षा, हा, प्रतियोगे अपि, प्रतियोगे अपि द्वितीया। तो इनके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। ये हुआ सूत्र। इसमें विवेचन में मैं आपको बता दूं कि अव्यय, अव्यय को हम लेंगे दोनों ओर, दोनों ओर। परितय को लेंगे हम चारों ओर, परितय चारों ओर। उसके बाद में हम लेंगे समया और नेक्षा। तो समया और नेक्षा, इनका मतलब है पास। समया नेक्षा का अर्थ होगा पास। और हा अफसोस, हा अफसोस प्रकट किया जाए। उसके बाद में आता है प्रति, प्रति का अर्थ है और। ये हैं हुए आपके हिंदी और ये हुए आपके सूत्र था जो पहला, उसका विवेचन। कहने का मतलब है अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। अगर इनका प्रयोग किया जाए तो वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये हुआ इसका विवेचन। अगला देखते हैं हम। अगले में देखते हैं कि दूसरा सूत्र हुआ हमारा अंतरा अंतरेण युक्त। अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्त। ये हुआ हमारा दूसरा सूत्र। इसमें क्या होता है कि हम विवेचन देखते हैं। अंतरा, अंतरा मतलब बीच, और अंतरेण, अंतरेण, अंतरेण मध्य। तो यदि आपके लिए वाक्य आ जाए कि जैसे राम गांव के दोनों ओर वृक्ष देखता है, तो दोनों ओर आ रहा है, अव्यय का प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मोहन विद्यालय के चारों ओर छात्र देख रहा है, तो प्रत्यय लगाएंगे और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। समया नेक्षा, यदि मोहन के पास पुस्तक है तो समया नेक्षा का प्रयोग करेंगे और द्वितीय लगाएंगे। हाँ अफसोस प्रकट किया जाए, वहां द्वितीय लगाते हैं। और जैसे मोहन गांव की ओर जा रहा है तो वहां हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। बीच अगर आ जाए, जैसे अंतरा का प्रयोग करेंगे और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। मध्य आ जाए तो अंतरेण का प्रयोग करेंगे और द्वितीय विभक्ति हम लगा देंगे। तो ये हुए आपके दो सूत्र। उसके बाद में हम लेते हैं तीसरा सूत्र, और सूत्र काफी ही बहुत सरल ट्रिक्स में है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, काफी अच्छी ट्रिक्स है। एक साथ सभी सूत्रों को लिख देते हैं जिससे हमें आराम से द्वितीय विभक्ति को हम समझ सकते हैं। ये द्वितीय विभक्ति चल रही है, आपको मैं समझा चुका हूँ यहाँ तक अंतरांतरेण युक्त के सूत्र से। नंबरिंग कर देते हैं हम। ये 1 पॉइंट के है, ये 2 पॉइंट का है। तीसरा देखते हैं अधिशील स्थासाम कर्म। अधिशील स्थासाम कर्म, इसका मतलब क्या होता है? तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। अधिशील, अधि का प्रयोग करते हैं हम, अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये उपसर्ग है, आप जानते हैं इसे। अधि उपसर्ग का तब प्रयोग करते हैं जब शील ऊपर बैठने की स्थिति मिले, तब हम अधि का प्रयोग करके द्वितीय विभक्ति लगा देते हैं।
ऊपर बैठने की स्थिति कैसे मिलेगी फ्रेंड्स, कि जैसे हरि वैकुंठ में विराजते हैं, तो कहाँ पर बैठ रहे हैं, ऊपर हरि वैकुंठ में विराजते हैं। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, द्वितीय विभक्ति का, और उसमें लगाएंगे अधिशील स्थासम। कहने का मतलब अधि हम लगाएंगे उपसर्ग और द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। जैसे मोहन, मोहन कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो क्या करेंगे हम, मोहन कुर्सी के ऊपर बैठता है। जैसे मोहन है आसंदम अधितिष्ठति, ठीक है, तो इसमें ये लगा देंगे। उपान वद्यार्वस, ये जो सूत्र है उपान वद्यार्वस, आप देख सकते हैं और आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं इनको। हम सारे ही जो कारक के विभक्तियां हैं सभी को पढ़ेंगे, लेकिन आज केवल पहले पार्ट में इनको द्वितीय विभक्ति को ही सीखेंगे हम, और बाकी का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी सप्तमी सभी का बोध होगा। तो उपान वद्यार्वस, इसमें क्या होता है, उप का प्रयोग किया जाता है, उप का प्रयोग होता है, लेकिन कब होता है, यहां देख सकते हैं आप, वस धातु में आने पर। वस का मतलब होता है रहना। अगर कोई पास में, पास का अर्थ दे, पास में रहने के अर्थ, पास का अर्थ हो, पास रहने का अर्थ हो, जैसे मोहन शहर के पास रहता है, तो हम इसमें उप लगाएंगे, किसमें, वस में, उपवसति। मोहन नगरम उपवसति, तो मोहन शहर के पास रहता है, और पास जिसके रह रहा है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ये सूत्र कहता है हमसे कि उप का प्रयोग करेंगे हम किसमें, धातु में, वस में। और कब लगाएंगे सूत्र का प्रयोग, कब करना है हमें, जब पास की स्थिति दिखाए और रहने के बोध कराए। जब रहने का बोध कराएगा वो, तब ही हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। जैसे सुरेश मेरे पास के घर में रहता है, सुरेश मेरे पास के घर में। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, पास भी आ रहा है और रहना भी आ रहा है। जब पास आएगा और रहना आएगा तब इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। यदि पास आ जाए और रहना नहीं आए तो हम नहीं करेंगे इसका प्रयोग, और अगर रहना आ जाए पास नहीं आए तो हम नहीं करेंगे। किसी के निकटता दिखाई जाए, वहां पर निकटता दिखाई जाए और निवास किया जाए, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। उप लगा देंगे हम बस में, उपवसति, जैसे उपवसति, उपवसंती, ऐसे लगा देंगे। और द्वितीय विभक्ति हम किस में लगाएंगे, कि जिसके पास में रह रहा है, शहर के पास में, गांव के पास में रहता है, सुरेश के पास में रहता है, तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति। अकथितम च, इसमें क्या होता है, अकथितम च एक ऐसा सूत्र है जिसका 16 मूल धातुएं होती हैं। 16 धातु के योग में हम लगाते हैं द्वितीय विभक्ति और इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। 16 धातु हैं, जैसे आपको मैंने 2 धातु लिख करके बताई हैं, दुह याच। दुह का अर्थ होता है दोहना, जैसे मोहन गाय से दूध दोहता है, मोहन गाय से दूध दोहता है, तो दोहना इस आ गया, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम। जैसे मोहन 500 रुपये मांगता है, तो 500 रुपये मांग रहा, मांगना आ गया याच, तो हम क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति। और लेकिन किसमें, 500 रुपये मांग रहा है, तो हम लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। तो ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स हैं। और आज आप देख सकते हैं ये 16 मूल धातु होती है। मैंने सारी मूल धातु नहीं लिखी है, इसमें केवल 2 ही आपको बताई हैं। और द्वितीय विभक्ति आज हमने पढ़ी है, द्वितीय विभक्ति के सूत्र हमने आज पढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपकी किताब और पुस्तक में भी मिल जाते हैं 16 मूल धातु। अगर आपको नहीं मिलते हैं ये, तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। हम जो विभक्ति कारक सूत्र का पार्ट 1 चल रहा है ये, और कारक का पार्ट 1 है, और हम जब सेकंड पार्ट से डालेंगे, सेकंड पार्ट से कल पढ़ेंगे, तो उसमें हम सारे ही विभक्तियों को बता देंगे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अकथितम च 16 मूल धातु अगर आपको नहीं मिलती हैं, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। और यहाँ से आगे कंटिन्यू पढ़ते रहना, हम लाइव भी वीडियो पढ़ेंगे और वैसे भी मैं वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा।
अगर किसी वीडियो में आपको समस्या आती है कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो भी कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको कोई नई वीडियो अपलोड करानी है किसी संस्कृत सब्जेक्ट की कोई भी टॉपिक से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसे आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। यहाँ से आगे जितनी वीडियो उपलब्ध होंगे सभी में शॉर्ट से शॉर्ट अच्छी ट्रिक्स आएंगे। और आप मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे चैनल के साथ में बने रहें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा भी मनोबल उत्साहित होता है, जिससे हमारे फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है, तो हम भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।